ऋषभ कोलकाता में मुलाजिम था। वो हर शनिचर की रात को वर्धमान आता था। अभी नई नौकरी थी, इसलिए बीवी को अपने साथ नहीं रख सकता था। उनके निकाह को 2 बरस हो चुके थे। वैसे भी अम्मी ने पहले ही कह दिया था, निकाह का मतलब ये नहीं है कि आते ही लेकर परदेश चले जाओ। अभी हमारे पास ही रहने दो, कुछ तौर तरीके सीख लेगी फिर ले जाना। इतवार का दिन था। मौली घर की सफाई में लगी थी। सासू जी पार्वती की आवाज आई, अरे बहू, जरा ये अचार जरा धूप में रख दे। अचार का मर्तबान उसके हाथ से फिसलकर टूट गया। इस बात पर अम्मी ने उसे बहुत डांटा कि रो रो कर उसकी आंखें सूज गई। ऋषभ बैठा ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बेचारी सुबह से ही लगी हुई थी। उसकी ननद रमा आई। रमा अम्मी के पास बैठकर अपनी परेशानियों का रोना रो रही थी। तभी अब्बू घर में दाखिल हुए। अरे भाई, कहाँ है सब लोग? नाश्ता वाश्ता मिलेगा कि नहीं? सब लोग उठकर बाहर आ गए। बहुत भूख लगी है, जल्दी नाश्ता ला दो। बस अभी लाई। सबने मिलकर नाश्ता किया। मौली आज सुबह से ही लगी हुई है। आज खाना बाहर से ही मंगवा लेते हैं। अरे क्यों बाहर से मंगवा लूं? इतना भी कोई ज्यादा काम नहीं कर लिया। चलो हटो, मैं बना देती हूँ। मैं बना तो रही हूँ। चलो मौली, हमारे साथ जरा बाजार तक चलो, अम्मी को बनाने दो खाना। पार्वती तो गुस्सा से गई थी बावर्ची खाने में। पासा ही उल्टा पड़ गया। हाँ हाँ, जाओ घूमो तुम लोग। मैंने जिंदगी भर बनाया है, अभी भी बना लूंगी। मौली, दरअसल बाजार जाना तो एक बहाना था। चलो फिल्म देख कर आते हैं, थोड़ी बहुत खरीदारी करके शाम तक लौटेंगे। अम्मी और रमा दीदी के लिए साड़ी ले लेंगे। खरीदारी करते करते उसे बहुत देर हो गई। आज तो मेरी खैर नहीं। मुझे सिर्फ एक इतवार ही तो मिलता है तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। इतनी दूर से तुम्हारे लिए आता हूँ और तुम हो कि बावर्ची खाना संभालने में लगी रहती हो। दोनों ने सारा दिन साथ गुजारा। शाम को लौटे तो अम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तुम लोगों को घर आने की जरूरत ही क्या थी? थोड़ी देर और घूम लेते। क्या मैं समझती नहीं, मेरी बेटी के आने से तुम्हारा काम बढ़ जाता है ना? अम्मी, मैं अपने आप तो कहीं जाती नहीं हूँ। आपको जो कहना है अपने बेटे को क्यों नहीं कहती? मौली अपने कमरे में चली गई। ऋषभ, तुम्हारी बीवी को अगर सैर सपाटे का इतना ही शौक है ना, तो इस दफा तुम इसे यहाँ से ले ही जाओ। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता तुम लोगों का ये सब चोचला। अम्मी इस कदर नाराज क्यों हो रही हैं? अगली दफा आऊंगा तो लेता जाऊंगा। मौली कमरे में जाकर रो रही थी। अरे मौली, रो क्यों रही हो? अगली दफा आऊंगा तो अपने साथ ले जाऊंगा तुम्हें। अब चुप हो जाओ। ऋषभ, मुझे डर है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। अम्मी मुझे एक पल भी चैन से जीने नहीं देंगी। पार्वती का मुंह अभी भी गुस्से में था। ऋषभ ने रमा और उनके लिए लाई हुई साड़ियाँ भी लाकर दे दी। अपनी बीवी के लिए भी तो साड़ी लाया होगा, वो तो हमें दिखाया भी नहीं। अम्मा, इतने पैसे नहीं कमाता मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे साड़ी दिलाने के लिए ले गया था? अम्मी, उसे आए हुए घर में 2 साल हो गए हैं। उसने आज तक इस घर की दहलीज तक नहीं लांगी। एक रोज बाहर ले गया तो तुम इतनी खफा क्यों हो गई? तो ले जाया करना, किसने मना किया है? ऋषभ बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने कमरे में गया। अम्मी की नाराजगी खत्म ही नहीं हुई थी कि एक रोज मौली के मायके से उसके वालिद उसे लेने आ गए। उसकी अम्मी का ऑपरेशन होने वाला था। हाँ हाँ, ले जाइए अपनी लाडली को, जब तक मन चाहे अपने पास ही रखिए, हमें जरूरत नहीं है। अम्मी, आप क्यों इतनी नाराज हैं? मैं 2-4 रोज में ही आ जाऊंगी। जाओ ना, किसने रोका है? तभी ऋषभ के अब्बू जान आ गए और बात को संभालते हुए बोले, बहू तुम जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। मौली अपने अब्बू जान के साथ चली गई। शनिवार को जब ऋषभ आया तो तुम्हारी बीवी अपने मायके गई है, मैंने तो इनकार भी किया था। ठीक है अम्मी, अब्बू ने बता दिया था। ऋषभ सोमवार को वापस चला गया। अम्मी दिन रात इसी उधेड़ बुन में रहती थी कि कैसे बहू से पीछा छूटे। जब मौली को उसके अब्बू जान पहुँचाने आए तो इतनी जल्दी क्यों आ गई? कुछ रोज तक तो अम्मी की खिदमत कर लेती। अम्मी, बड़ी बाजी आ गई थी, इसलिए मैं चली आई।
मौली आते ही घर के काम में मशरूफ हो गई। तब तक पार्वती उसको एक फोटो दिखाते हुए बोली, ये तस्वीर तुम्हारे कमरे में पड़ी थी। मैंने ऋषभ को तो नहीं दिखाई, लेकिन तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर किसकी है ये तस्वीर। मौली ऊपर से नीचे तक कांप गई। उस तस्वीर में वो उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाले रवि के साथ थी। उसने सोचा था कि मौका देखकर ऋषभ को बताएगी, पर ये तो गजब ही हो गया। अम्मी, ये तस्वीर ऋषभ ने देखकर फेंक दी थी। उसने साफ झूठ बोल दिया। सनीचर को जैसे ही ऋषभ आया, अम्मी ने उसको तस्वीर देकर कही, तुम्हें खबर थी इस तस्वीर के बारे में? तब भी तुम इस बदकिरदार औरत के लिए मुझसे लड़ते हो? शर्म नहीं आती? अरे कैसे मर्द हो तुम? ऋषभ ने तस्वीर देखकर तुरंत फाड़ दी और कहा, अम्मा तुम चाहती क्या हो? मैं इसे इसके मायके छोड़ दूं? तस्वीर ही तो खिंचवाई है, क्या गलत किया है? कॉलेज के वक्त में अक्सर ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। जब कुछ वक्त अपने मायके में रहेगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मौली ने सुना तो पार्वती के पैर पकड़ लिए। अम्मी, ऐसा मत कहिए, अब वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम कौन सा किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह गए हैं? तुम अपना सामान बांध लो, हम अभी चलते हैं। मेरी अम्मी तुम्हें यहाँ रहने नहीं देगी। मैं मायके नहीं जाऊंगी। इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। अम्मी से तो यही कहना पड़ेगा कि तुम मायके जा रही हो, लेकिन हम लखनऊ जाएंगे। मौली की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मैं इस तस्वीर के बारे में तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन सही मौका ही नहीं मिला। अम्मी से मैंने झूठ कहा था। मुझे इस बात का पहले से इल्म था कि तुम इस लड़के से निकाह करना चाहती हो, पर दूसरी बिरादरी की होने की वजह से ये मुमकिन न हो पाया था। तुम्हारे अब्बू ने मुझे ये पहले ही बता दिया था। चलो जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। मौली और ऋषभ लखनऊ चले गए। अम्मी इत्मीनान थी कि बेटे ने उनकी बात नहीं टाली और बहू को मायके पहुंचा दिया। कुछ महीनों तक ऋषभ छुट्टियों में घर नहीं आया। कुछ रोज से अब्बू की तबीयत खराब चल रही थी, तो अम्मी ने खत लिखकर इत्तला दी। ऋषभ आया और अब्बू जान को अपने साथ ले गया। अरे बेटा, इन्हीं फिक्रात में मैं बीमार हो गया था कि आखिर बहू कब तक अपने मायके रहेगी। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तुमने ये अच्छा किया जो इसे वहाँ से ले आए। अब्बू जान, मैं कुछ भी करके अम्मी जान को खुश नहीं रख पाई। बेटा, कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। उन्हें बेटे बेटियों या किसी और के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं होता। उनको खुशी सिर्फ अपने अहम को मुतमईन करने में ही मिलती है। पार्वती उन्हीं लोगों में से एक है। अब्बू जान का इलाज बेहतर ढंग से हो गया और वो वापस आए तो मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। अब बहू को बुलवा लो, आखिर कब तक अपने मायके रहेगी? कोई जरूरत नहीं है, उसको वहीं रहने दो। दूसरे रोज ही मौली के अब्बू वहाँ किसी काम से आए थे तो घर आ गए। अब गिड़गिड़ाते हुए कहेंगे कि अपनी बहू को ले आइए, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, खूब बुरा भला सुनाऊंगी। मौली कहीं नजर नहीं आ रही? हाँ, अब वो यहाँ नहीं रहती। ऋषभ को खाने पीने में दिक्कत होती थी, इसलिए वो अपने साथ ले गया। पार्वती ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। अपने घर में ही उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। उनके जाने के बाद ऐसे बेटे से होने से तो बेहतर था कि मैं बेऔलाद रहती। तुम जैसी खातून के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अपने बेटे का बसा बसाया घर उजाड़ने में तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जब तुम्हारी बेटी ने अपने घर से भागकर निकाह करने का फैसला ले लिया, तब कहाँ गई थी तुम्हारी इज्जत? वो तो कहो ऐन मौके पर तुम्हारी बहू ने उसे समझाकर राजी किया था। पीछे पीछे रमा और ऋषभ भी आ गए। पार्वती की सारी जिद खत्म हो गई थी। उनका सर शर्म से झुक गया था। सुरेश एक मजदूर है और कांताबाई भी घरों में काम करने जाती है। दोनों बच्चे के लिए ही बच्चे को अकेले घर पर छोड़कर जाते हैं। वो घर के बाहर ही मिट्टी में खेलता रहता है। एक रोज अमित को बुखार आ गया। कांताबाई काम पर जाने के लिए निकल ही रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे अमित को प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है तो अमित का बदन जल रहा होता है। अरे, मेरी बेटी को तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? लेकिन काम पर जाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो मेम साहब बहुत नाराज होंगी। मैं बच्चे को दवाई देकर काम पर चली जाऊंगी, लेकिन मेम साहब ने बोला था कि आज काम पर आना बहुत जरूरी है। एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। कांता मेम साहब को कॉल करती है। मेम साहब, मेरे बच्चे की तबीयत नासाज है, क्या मैं
छुट्टी ले सकती हो? तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, बस छुट्टी का बहाना चाहिए। देखो कांता, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमको काम नहीं करना है तो मना कर दो, लेकिन रोज रोज बहानेबाजी ना किया करो। अगर नौकरी करनी है तो फटाफट काम पर आ जाओ, और नहीं करनी तो भी आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे दूंगी। मेम साहब, हमें काम से मत निकालो, मैं अभी आ रही हूँ। कांताबाई बेटे के भूख के लिए ही बेटी को बुखार में तड़पता छोड़कर चली जाती है। कांताबाई काम पर जा चुकी है और तब मेम साहब उसके पास आती है। क्या सच में तेरे बेटे को कुछ हुआ है या तेरा छुट्टी का मन था? मेम साहब, कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का बहाना नहीं बनाएगी। आप आज मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। नहीं कांता, आज किसी भी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे बेटे रवि को जुकाम है। आज मैं उसका ख्याल रखूंगी और तुमको खाना बनाना होगा। मेम साहब, आज मेरी मजबूरी है। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन न जाने मेरे बेटे की क्या हालत हो रही होगी। बस, अब रोना बंद करो और कपड़े धोना शुरू करो। कांताबाई आंखों में आंसू, मन में मायूसी और चेहरे पर फिक्र की लकीरें लिए हुए काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मेम साहब अपने बेटे रवि को गोद में लेकर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। 18 साल बाद अमित और रवि दोनों बड़े हो गए, लेकिन जब भी अमित की अम्मी कांताबाई घरों में काम करने जाती तो अमित को बहुत बुरा लगता था। इसीलिए अमित पढ़ाई के साथ साथ रात को एक क्लब रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगा। एक रात को रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब आया और उसने अमित को पहचान लिया। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी सर। बस कर यार, इतनी भी फॉर्मेलिटी मत कर। मैंने तुझे पहचान लिया है। जी? अरे तू हमारी कामवाली का बेटा ही तो है, जिसको वर्षों से हमने नौकरी दी हुई है। वैसे तेरी माँ है बहुत मेहनती, सारा काम अच्छे से करती है और बर्तन कपड़े फर्श तो ऐसे चमकाती है जैसे किसी नई दुल्हन का चेहरा चमकता हो। जी। चल कोई बात नहीं, अब तू वेटर बन गया है, लेकिन अगर तुझे कोई काम चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। आखिर तू मेरी नौकरानी का बेटा जो है। रवि अपने सभी दोस्तों के सामने अमित का खूब मजाक बनाता है, लेकिन अमित खामोश रहता है क्योंकि रवि ने कुछ भी गलत नहीं बोला। नौकरानी के बेटे को नौकरानी का बेटा ही तो बोला है। अमित ऐसे ही अपनी नौकरी और स्टडी करता रहता है। रवि रोज रोज पार्टी करता है, शराब पीता है और पढ़ता नहीं है। एक दिन उसकी अम्मी ने उसे अपने पास बिठाया और बात करने लगी। कांताबाई वही काम कर रही थी। रवि, ऐसे कब तक चलेगा? तुम क्यों अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे हो? ओहो अम्मी, आप फिर से शुरू हो गयी। मैं अपनी स्टडी कर तो रहा हूँ। ऐसी कैसी स्टडी? तुम्हारे अंदर सारी बुरी आदतें आ गई हैं। अम्मी, हम अमीर लोग हैं और ये सब शौक होते हैं। बराए मेहरबानी से ऐब न कहिए। रवि, तुम अपनी अम्मी से बात कर रहे हो? हाँ, इल्म है मुझे, इसीलिए तो बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। बाकी मैं किसी से इतनी इज्जत से बात नहीं करता। और हाँ, मैं अमीर बाप की औलाद हूँ। मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना कारोबार करूँगा। मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे दो। वो देख, काम वाली का बेटा खुद काम करता है और पढ़ता भी है। अपनी अम्मी का भी कितना ख्याल रखता है। अम्मी, इतनी तो आपको खबर होनी चाहिए कि मैं किसी काम वाली की औलाद नहीं हूँ। अब ज्यादा देर न करो और पैसे दे दो। रवि अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेने लगा और दूसरी तरफ अमित और कड़ी मेहनत करने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमित ने अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल गया। अमित ने अपना अच्छा घर बना लिया और अम्मी के लिए घर पर नौकर रख दिए। वहीं दूसरी तरफ रवि ने कोई कारोबार नहीं किया। रवि, तेरी कंपनी कहाँ है? मुझे तूने आज तक कुछ दिखाया क्यों नहीं? अम्मी, मुझे और पैसे चाहिए। मैं तुझे 50 लाख दे चुकी हूँ। अम्मी, जरूरत है, बैंक से कर्ज ले लो, नहीं तो पहले दिए गए पैसे भी बेकार चले जाएंगे। अम्मी एक काम करते हैं, घर पर कर्ज ले लेते हैं। रवि की अम्मी उसकी बातों में आ जाती है और घर पर लोन लेकर सारे पैसे रवि को दे देती है। कुछ रोज बाद रवि की अम्मी को पता चलता है कि रवि सट्टा खेलता है और उसने सब कुछ सट्टे में तबाह कर दिया। और अमित की अपनी एक कंपनी है। उसको अपनी पुरानी बात याद करके बहुत अफसोस होता है। कांताबाई अपने बेटे के साथ रवि के घर आती है।
मेम साहब, मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ कि मेरे बेटे ने मेरे हालात बदल दिए। लेकिन मेम साहब, ये कहना है कि भगवान किसी को गुरूर ना कराए, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कांताबाई अपने बेटे के साथ कार में वापस चली जाती है और रवि और उसकी वालिदा की आंखें लज्जा से झुक जाती है।